नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। कल जो विषय हमने प्रारंभ किया था एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, उसी की अगली कड़ी फैमिली और होम एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, परिवार या घर शिक्षा के अभिकरण के रूप में। कल हमने किया था स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। कल मैंने बताया था कि एजेंसी ऑफ एजुकेशन होते क्या हैं, टाइप्स कितने हैं और स्कूल एक शिक्षा के अभिकरण के रूप में कैसे काम करता है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो पेपर है उसका ये एक टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, परिवार घर शिक्षा के अभिकरण के रूप में। प्रारंभ करते हैं। मीनिंग ऑफ फैमिली के अंतर्गत मैं आपको पहली स्लाइड में बताना चाहूंगी कि जो घर है या परिवार है उसकी शिक्षा की एक एजेंसी या अभिकरण के रूप में उपयोगिता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। Psychologically and physically, the first contact and interaction the child makes with the outer world is with his her mother. ये इसमें ये कहने का प्रयास किया गया है कि मनोवैज्ञानिक रूप में और शारीरिक रूप में जो बालक का पहला संपर्क होता है बाह्य विश्व के साथ, जब वो जन्म लेता है तो वो किसके साथ होता है, उसकी माता के साथ होता है। लर्निंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड बिगिंस द मोमेंट शी ही इज बोर्न। और उसकी जो अधिगम की प्रक्रिया है वो जब वो जन्म लेता है तब से प्रारंभ होती है। परंतु एक चीज ये भी है कि बालक गर्भ में भी सीखता है, परंतु जो लर्निंग आउटर वर्ल्ड की लर्निंग है वो वहां से प्रारंभ होती है। His her brain takes shape in accordance to the responses made to his stimulus. उसका जो ब्रेन है, उसका जो मस्तिष्क है, वो वैसे वैसे आकार लेता जाता है। आकार लेने का मतलब वो वैसे वैसे ढलता जाता है, वो चीजें वो सीखता जाता है। वो अपने इर्द गिर्द के जितने भी अभिप्रेरक हैं उनके प्रति वो क्या प्रतिक्रिया देता है, कैसे रिस्पॉन्सेज वो देता है। The child's brain is nascent, eager to record the first reaction of the person who comes in contact with him or her. जो बालक का मस्तिष्क है वो जो सबसे पहले उसके अनुभव होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनको अपने मस्तिष्क में आत्मसात करने के लिए, उनको एक नेगेटिव के रूप में एक फोटो जो है वो खींच कर रख लेने के लिए बड़ा ईगर होता है, बहुत ज्यादा उतावला होता है। और वो जिन जिन लोगों के साथ संपर्क में आता जाता है वो उनसे वो चीजें सीखता जाता है। प्रारंभिक अवस्था की बात है। द होम एनवायरमेंट गिव्स शेप टू हिज हर साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल ग्रोथ। घर का जो वातावरण है वो उसको मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से जो उसकी ग्रोथ होनी है उसको आकार देता है। तो यहां हम इसका महत्व देख सकते हैं कि हमारा जो संवेगात्मक विकास है वो कैसा है, हम एक साइकोलॉजिकल हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, और उसके साथ साथ हम सामाजिक रूप से अपने आप को कैसे ग्रो कर पाए हैं, उसमें हमारे बाल्यावस्था के जो वातावरण था घर का उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। मदर बिकम्स द फर्स्ट टीचर। माँ उसकी पहली अध्यापिका होती है। अनडाउटली दैट इज द रीजन दैट द फर्स्ट लैंग्वेज ए चाइल्ड लर्न्स इज कॉल्ड मदर टंग। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो बालक की पहली भाषा होती है इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है, मदर टंग कहा जाता है, जो वो अपनी माँ से सुनता है। व्हेन वी यूज द टर्म होम, जब हम घर एक शब्द है इसका प्रयोग करते हैं, इट सिग्निफाइज द प्लेस वेयर देयर आर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स हु द चाइल्ड कम इन कॉन्टेक्ट विद। तो इसका मतलब ये होता है वो जगह जहां पर बालक के अभिभावक और परिवार के दूसरे सदस्य जो हैं वो उसके संपर्क में आते हैं। वेयर द चाइल्ड इज लव्ड, जहां बालक को स्नेह दिया जाता है, प्यार दिया जाता है। केयर्ड फॉर, उसका ध्यान रखा जाता है। डिसिप्लिन, रियर्ड, taught and brought up, where a responsibility is felt by the family to modulate the child and attend his her needs. परिवार में वो अपने परिवार के जो संगी साथी हैं, परिवार के मेंबर हैं, उनके संपर्क में आता है। वहां उसको स्नेह दिया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है, उसको अनुशासन सिखाया जाता है, उसका लालन पालन किया जाता है और उसको बेहतर तरीके से अधिगम करवाते हुए बड़ा किया जाता है। जहां परिवार जो है वो
इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझता है कि बालक को हमने एक सही दिशा में परिवर्तित करते हुए उसको बड़ा करना है और उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो हमने पूरी करनी है। Home therefore plays a very important role in laying the foundation of child's personality in terms of physical, emotional, social, moral and cognitive aspects. इसलिए घर जो है उसकी जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है बालक के व्यक्तित्व के विकास में, और विशेष तौर पर व्यक्तित्व विकास के इन पहलुओं में। पहला पहलू है शारीरिक विकास, दूसरा पहलू है स्वेगात्मक विकास, तीसरा पहलू है सामाजिक विकास, चौथा पहलू है नैतिक विकास, और पांचवा पहलू है जिसको हम कहते हैं बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो ये जो पैराग्राफ है वो स्पष्ट करता है कि परिवार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है बालक के लिए, उसके विकास में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में, और उसके आने वाले संपूर्ण जीवन की जो पृष्ठभूमि है वो यहीं से प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ फैमिली, कुछ डेफिनेशंस है। अकॉर्डिंग टू बर्गन एंड लॉक, द होम फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस knotted by the ties of marriage, blood or adoption, constituting a single household, instructing and intercommunication with each other in their respective social role of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, creating and maintaining a common culture. बर्गन और लॉक ने बताया है कि घर जो है या परिवार जो है वो कुछ लोगों का एक समूह होता है। आगे ये कहते हैं नॉटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, उनमें एक गठाव है, एक जुड़े रहने की एक जो वजह है वो क्या हो सकती है, शादी हो सकती है। ब्लड और अडॉप्शन, वो जन्मजात साथ रहने के लिए, जैसे बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं वैसा हो सकता है, या किसी को गोद लिया जा सकता है। और वो एक सिंगल हाउस होल्ड, एक घर का निर्माण करते हैं जिसमें वो एक दूसरे को निर्देश देते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, और उनकी कुछ सामाजिक भूमिकाएं होती हैं। वो क्या क्या बताई उन्होंने, वो हो सकती है पति पत्नी की, माता पिता की, बेटे और बेटी की, भाई और बहन की, और ये सारे लोग मिलकर एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसको बर्गन एंड लॉक ने परिवार कहा है, और बहुत ही स्पष्ट तौर पर उन्होंने समझा दिया है कि परिवार होता क्या है। दूसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्लेयर, by family home we mean a system of relationship existing between parents and children. क्लेयर कहते हैं कि घर या परिवार से जो मेरा अर्थ है वो ये है कि अभिभावकों और बच्चों के बीच में जो एक व्यवस्था है संबंधों की, उसको हम परिवार कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली। ऊपर वाली दोनों डेफिनेशन से क्लियर हुआ कि एक इकाई है जिसको हम घर कहते हैं, उसमें कुछ लोग एक साथ रहते हैं, उनके बीच में इकट्ठे रहने की कुछ वजह होती है जिसको हम मैरिज बाय बर्थ या अडॉप्शन या कुछ और चीजें कहते हैं। उनके कुछ सोशल रोल्स होते हैं और वो एक कॉमन कल्चर को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली दो प्रकार है, मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, और दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। संयुक्त परिवार मैं जैसा कहता हूं हर बार, अगर कोई संयुक्त परिवार में है तो वो इस समय दुनिया के बहुत गिने चुने समृद्ध लोग हैं उनमें से एक है, और ज्यादातर लोग जो दूसरी श्रेणी है एकल परिवार, उसके अंतर्गत आते हैं। संयुक्त परिवार अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग की एजेंसी है जहां हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और वो बच्चे सौभाग्यशाली हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो दो प्रकार है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न होम एंड फैमिली, आधुनिक जो परिवार है या घर है उसकी विशेषताएं क्या है ये हम पढ़ेंगे। पहला है स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, एक लघु आर्थिक इकाई है। हर परिवार चाहता है कि वो आर्थिक रूप से आगे बढ़े, तो इसके लिए वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने जो तौर तरीके हैं, अपने अपने जो संसाधन है उसके हिसाब से वो अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में लगा हुआ है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है मीन्स फॉर रियरिंग द चिल्ड्रन, बच्चों के पालन पोषण का साधन। ये बहुत ही सत्य है कि परिवार अगर ना हो, जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, तो कुछ नए कॉन्सेप्ट आए, जैसे क्रैच आ गए, बच्चों के लालन पालन के लिए कुछ अलग अलग एजेंसियां पैदा हुई हैं जो वर्किंग जो हस्बैंड और वाइफ हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उनके बच्चों का ऑफिस जाने के बाद ध्यान रखते हैं। पहले ये नहीं होता था। तो ये वाला जो पॉइंट है मीन्स फॉर रियरिंग द चिल्ड्रन, ये उस समय ज्यादा
सार्थक था, आज के लिए थोड़ा सा कम हो रहा है। तीसरा है ए रिलीजियस पॉलिटिकल एंड रिक्रिएशनल यूनिट, एक धार्मिक, राजनीतिक और मनोरंजनात्मक इकाई। धर्म के बारे में हमारी जो भी फिलॉसफी है, जो भी हमारा दर्शन है, जो भी हमारी एक विचारधारा है, वो हमें परिवार से मिलती है। पॉलिटिकल जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो भी हमें हमारा परिवार देता है। और मनोरंजनात्मक इकाई की जहां तक बात करें, परिवार में शायद ही कुछ लोग होंगे जो घर में रहकर, घर के परिवार के लोगों के साथ रहकर आनंद में ना रहते। चौथा है ए कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, एक जटिल ढांचागत व्यवस्था। अब जो परिवार हैं वो उनमें आधुनिक घरों में जटिलताएं ज्यादा आ गई हैं। संबंधों को बनाकर रखना, संबंधों को आगे तक लेकर जाना, इस तरह की बहुत सारी, खास करके जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो कैसे पूरी करनी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो इस स्ट्रक्चर को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। अगला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बिकमिंग हाई, जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। ये निसंदेह ऊंचा हो रहा है। प्राचीन जो हमारा जीवन स्तर था, जो हमारे दादा दादी या माता पिता ने जैसा जीवन जिया, उसमें और आज के जो आपके घर के इर्द गिर्द का माहौल है, उसमें बहुत अंतर है। लिविंग इन ग्रेट सिक्योरिटी, अति सुरक्षा में रहना। मेरे को नहीं लगता किसी को भी लगता होगा कि घर का कोई व्यक्ति उसको कहीं हानि पहुंचा सकता है। तो ये अति सुरक्षा की भावना कहां से आती है? परिवार से, होम से आती है। अगला है एस्टैब्लिशेस ए सेट ऑफ वैल्यूज, कैसे भी हो सकते हैं, जो परिवार के हैं, जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं हमारे माता पिता से, हमारे बुजुर्गों से, तो वो हमें एक सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो ट्रांसफर करके जाते हैं, हमारे अंदर उसको बिल्टअप करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और वो वैल्यूज आगे हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उसको उन मूल्यों के आधार पर हम आगे लेकर चलते हैं। अगला है इट्स सोशल लाइफ इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्पर्सनल। वर्तमान परिदृश्य में ये जो पंक्ति है, ये बहुत ज्यादा सत्य हो गई है। इसका सामाजिक जीवन अधिक जटिल तथा अव्यक्तिगत बन रहा है, जटिलताएं बढ़ रही हैं। परिवार जो है वो पॉलिटिकल यूनिट ज्यादा हो गया, परिवार के आंतरिक कलह ज्यादा हो रही है। और उसके साथ साथ व्यक्ति जो हैं, जिसको हम पर्सनल कहते हैं, ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, मेरी प्राइवेसी अलग है, इस तरह की चीजें जो हैं, जो मॉडर्न होम है उसमें ज्यादा आ गई हैं। प्राचीन काल में ऐसी चीजें नहीं होती। अगला है प्रोवाइड्स इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, स्वेगात्मक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी आप टूटें, जब भी आप अपने आप को अकेला पाएं, तो हमें सबसे ज्यादा सहारा मिलता है हमारे परिवार से। और जब आप परिवार के साथ हो तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारे परिवार की। अफोर्ड्स बेसिक लर्निंग इन द चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की मूलभूत अधिगम जो है वो प्रदान करता है बाल्यावस्था के अंदर परिवार। माँ से, जैसे हमने पढ़ा, मदर इज द फर्स्ट टीचर, वहां से प्रारंभ होता है। परिवार के बाकी सदस्य सब सिखाते। और जो आज हम हैं इस आयु के अंदर, हमारे अंदर अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो परिवार का है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सबसे बड़ी बात, ये ऐसे करना है, ये हमारे यहाँ नहीं होता, इसके रीति रिवाज हमारे यहाँ नहीं है, ये सारे जो शब्द हम सुनते हैं, ये क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। हमें एक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफॉर्म करने का जो कार्य है वो परिवार करता है। अगला है एडिक्वेट एजुकेशनल गाइडेंस, पर्याप्त शैक्षणिक मार्गदर्शन। बहुत चिंतित होते हैं माता पिता, और ज्यादा है बच्चों के, मतलब साथ क्या, बच्चों से आगे चलने के लिए तैयार हैं कि तू ये बन जा, तू ये बन जा, तेरे को ये करना चाहिए। बहुत चीजें होती हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन के रूप में परिवार बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अदा करता है। प्रोवाइड्स प्रॉपर फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड अटेंशन, प्रेम और ध्यान की उचित भावनाएं प्रदान करते हैं। हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत स्नेह करते हैं, ऐसा हम फील करते हैं अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ। बेटर सोशल पर्सनल कंडीशनिंग इज अफोर्डेड, अच्छी सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिस्थितियां प्रदान करता है। हर माता पिता जिस किसी भी परिवेश में वो रहते हैं, जिस किसी भी आर्थिक स्तर पर वो रहते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियां प्रदान करने की कोशिश करती हैं। हर होम करता है, हर फैमिली करती है। डेवलप बेटर सोशल इंटेलिजेंस, अच्छी सामाजिक बुद्धि का विकास करता है। ये थोड़ा टूट रहा है, सोशलाइजेशन कम होता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट या आगे बढ़ जाने की जो होड़ है, उसमें हम सोशलाइजेशन थोड़ा कम हो रहा है। पर होना चाहिए, ये बेटर सोशल इंटेलिजेंस बच्चों के अंदर विकसित किया जाना चाहिए परिवारों के द्वारा। परिवारों का एक उत्तरदायित्व बनता है कि वो बच्चों को जो हमारा सोशल
कल्चर है, सामाजिक जो हमारी संस्कृति है, उससे रूबरू करवाए, उनको उनसे मिलवाए, उनके अंदर उनको लेकर जाए। जो कोई भी आयोजन होते हैं, जो कोई भी फंक्शन होते हैं, उनमें जरूर जाना चाहिए। डेवलप प्रॉपर कम्युनिकेशन एबिलिटीज, उचित संप्रेषण योग्यताओं का विकास करता है। बच्चे को प्रारंभ में बोलना सिखाने से लेकर क्या गलत है, क्या सही है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सारी चीजें परिवार सिखाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो हमारा मॉडर्न होम है उसकी, आधुनिक जो परिवार है या घर है वो किस तरह की विशेषताएं रखता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ होम फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में परिवार या घर की भूमिका क्या है, कार्य क्या है। सबसे पहला है सोशलाइजेशन, समाजीकरण का। बच्चे के अंदर, बच्चा जब आता है तो सबसे पहले वो जैसे ही इस धरती पर आता है तो वो ये देखता है, ये आवाजें हैं, ये मेरी माँ है, ये मैं हूँ। इस तरह से वो माँ की जो स्मेल होती है उससे देखता है, कि उससे वो आभास लगाता है। धीरे धीरे वो दूसरे लोगों के संपर्क में आता है। फिर वो घर से बाहर जो आस पड़ोस है, जिसको हम समाज कहते हैं, वहां आता है। उसके बाद वो विद्यालय में आता है। तो परिवार उसके हर कदम पर उसके साथ खड़ा होता है। इस प्रक्रिया से वो समाजीकरण जो है वो सीखता चला जाता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, बंधुत्व की भावना जिसको हम कहते हैं, अपनापन जिसको हम कहते हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन, ये मेरे ताऊ ताई जी, ये मेरे दादा दादी हैं, ये मेरे चाचा चाची, ये मेरे मामा है। इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो परिवार देता है, सिखाता है। ये उसका कार्य है। अगला है प्राइमरी प्लेस ऑफ लर्न, अधिगम का प्राथमिक स्थान। आजकल या मैं कहूँ प्रारंभ से ही जो परिवार है वो बच्चे को जिस जिस तरह का चीजें सिखाई जा सकती थी। अब तो ऐसा है भी, एजुकेशनल गेम्स या जो उनके लिए जो खिलौने हैं, टॉयज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ज्यादा आ गए हैं। पहले ऐसा कम होता था। तो जो भी अधिगम जिस तरह का कोई परिवार अफोर्ड कर सकता था या कर रहा है, वो परिवार अपने बच्चे को देने की प्रयास करता है। और प्राथमिक जो अधिगम है, लर्निंग है, सीखना है, वो परिवार देता है। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। बच्चों के शरीर का सही ढंग से विकास हो, ये जिम्मेदारी होती है परिवार की या फैमिली की। इसके लिए वो जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो जी तोड़ मेहनत करते हैं कि हम हमारे बच्चों का सही रूप से शारीरिक विकास कर पाए। ये जो परिवार है उसका एक और कार्य है। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास करना। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास करना। न्यूक्लियर फैमिलीज में ये जो इमोशनल डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है, ये थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। एकल परिवार है, एक ही बच्चा है, वो सभी चीजों पर अपना हक जताता है, परंतु जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है यहाँ तो मेरा हक, मेरे से हक मांगने वाला या छीनने वाला कोई और है। उस अवस्था में बच्चा जो है इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। ये समस्या आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में आ रही है। परंतु फिर भी परिवार जो है वो जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें बच्चे के साथ सहगामी के रूप में काम करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। रिलीजियस डेवलपमेंट, धार्मिक विकास। जिस धर्म व्यवस्था का आप हिस्सा हैं, जो धर्म संस्कृति आपकी है, हर परिवार अपने बच्चे को उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये सिखाता है। ये उसका कार्य है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का हस्तांतरण। जैसे मैंने पहले बताया, हर परिवार कहता है हमारे रीति रिवाज ऐसे नहीं है, हमारे ऐसे नहीं कपड़े पहनते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ ये नहीं खाते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें जो आदतें हैं, खाने पीने, पहनावे, उठने बैठने या कोई रिलीजियस और दूसरी गतिविधियों के अंदर, वो सारी जो चीजें हमने सीखी हैं वो किसने सिखाई? परिवार ने। तो एक कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन वो करता है, ट्रांसमिशन करता है। सॉरी। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, रुचियों व आदतों का विकास। ये भी परिवार का कार्य है कि वो बालक के अंदर प्रारंभिक अवस्था में किस तरह की रुचियां हैं, किस तरह की आदतें हैं, वो विकसित करनी है। उसके अनुरूप जो परिवार है वो कार्य करता है और बालक उन चीजों को अपनाता हुआ अपने विशिष्ट तरह की जो रुचियां और आदतें हैं वो बना लेता है। डेवलपमेंट ऑफ सिविक वर्च्यूज, नागरिकता के गुणों का विकास। इसमें जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति या बाकी लोगों के प्रति हमने कैसा व्यवहार करना है, उन चीजों के बारे में आता है, जो मेरे हिसाब से वर्तमान परिवार जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं सिखा रहा है। क्योंकि हम व्यक्तिगत ज्यादा हो गए, इंडिविजुअल हो गए। हमें दूसरों की चिंता करने का अब समय नहीं है, ना हम करना चाहते। हमारी शिक्षा व्यवस्था
या मैं कहूँ कि हमारी जो होड़ है एक सब कुछ प्राप्त कर लेने की, उसने इस एस्पेक्ट में परिवार को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का विकास। ये परिवार के आचार विचार और माता पिता के जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उससे निर्धारित होता है कि परिवार का वातावरण कितना नैतिक है, परिवार के अंदर किस तरह से वार्तालाप किया जाता है, परिवार में किस तरह से अपने जो वचन है, कमिटमेंट्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको रखा जाता है। उससे बच्चे की मॉरलिटी जो है वो उसका निर्माण होता है। अगला कार्य है ट्रांसमिशन ऑफ वोकेशनल नॉलेज। ये प्राचीन काल में भी होता था, अब भी होता है कि जो व्यवसाय परिवार का है, मान लीजिए कोई परिवार में दुकान कोई कर रहा है, कोई बढ़ई का कार्य कर रहा है, कोई चमड़े का कार्य कर रहा है, कोई कुछ और कार्य कर रहा है, तो वो जो बच्चा जिस तरह के परिवेश में पला बड़ा है वो उस कार्य में बिना किसी अलग तरह की प्रैक्टिस किए या अभ्यास किए उसमें वो कुशलता प्राप्त कर। वो क्यों होता है? क्योंकि वो देखता ही ऐसा है, वो उन्हीं चीजों के बीच में पला बड़ा है। तो व्यावसायिक ज्ञान का हस्तांतरण भी परिवार करता है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ इन्नेट टेंडेंसीज। हर व्यक्ति, हर बालक, हर प्राणी अपनी कुछ इन्नेट टेंडेंसीज के साथ आता है, अंतर्निहित प्रवृत्तियां होती है, और उनको निखारना कैसे है, उनको बढ़ाना कैसे है, ये कार्य करता है परिवार। अपने लालन पालन, अपने आचार विचार, अपने तौर तरीकों से वो बालक की जो इन्नेट टेंडेंसीज हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनको बढ़ाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषाई विकास। बालक की भाषा का विकास कैसे होना है, किस तरह का होना है, वो परिवार पर निर्धारित होता है। और लास्ट है एजुकेशन इन फिलेंथ्रोपी, परोपकार की शिक्षा। अब ये शब्द धुंधला गया है वर्तमान परिदृश्य में, हम कहीं परोपकार नहीं चाहते, हम दिखावे के लिए फिलेंथ्रोपी करते हैं, परंतु फिर भी ये एक एस्पेक्ट है कि फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को परोपकार की शिक्षा देती है। ये था हमारा टॉपिक, फैमिली और होम एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। परिवार और जो घर है वो शिक्षा के अभिकरण के रूप में कैसे कार्य करता है। इतने धैर्य व एकाग्रता से सुनने के लिए धन्यवाद। नीचे दिए गए मेरे इस संदेश को फैलाएं। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो कृपया इसको और ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।